मैं डॉक्टर शकील अहमद आप सभी लोगों का ऑल हिंदी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वॉच। ये टॉपिक अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और इससे कई प्रश्न जो है वो आपके आते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में को पहली बार देख रहे हैं तो हम इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये टॉपिक है हमारा वॉच, जो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। मैंने टॉपिक डाल दिया है और सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वॉच जो है वो है क्या। किसी भी वाक्य में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसमें कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है, उसके अनुसार हम वॉच को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कर्ता, कर्म और भाव। इसके अनुसार जब क्रिया का जो रूप परिवर्तित होता है उसको हम वॉच कहते हैं। वॉच के कितने 3 भेद हैं, ठीक है, 3 भेद हैं वॉच के। इसमें सबसे पहले कर्तावाच, जिसे कृतवाच्य भी हम कहते हैं, कर्मवाच और भाववाच। कृतवाच क्या होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, है ना, जो हमने यहाँ पर लिखा है जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसको हम क्या कहेंगे, कृतवाच्य या कर्तावाच। ठीक है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसको हम क्या कहेंगे, कर्मवाच। ठीक है, और जिसमें भाव की प्रधानता हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे भाववाच। ये हमारी एक जनरल चीज़ है जो लगभग हमें सामान्य तौर पर मालूम है। अब देखिए कर्तावाच्य में जो मैंने आपको बता दिया जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कभी कभी होता क्या है कि इसमें जो विभक्ति चिन्ह है, हमारे विभक्ति चिन्ह क्या है, जो कारक चिन्ह है ना, तो वहाँ पर इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो उसके आधार पर जो ये हमारे विभक्ति चिन्ह हैं उनका कभी कभी लोप हो जाता है, यानी वो ख़त्म हो जाते हैं बीच से। ठीक है, जैसे मोहन खाना खाता है। ठीक, अब यहाँ क्या है, यहाँ कर्ता के बाद फौरन एक विभक्ति चिन्ह आता है, जैसे मोहन ने खाना खाया। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसका लोप हो जाता है, लेकिन संपूर्ण प्रभाव जो है वो मोहन पर पड़ता है, खाने पे नहीं पड़ता है और खाता पे नहीं पड़ता है। इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर, वो है हमारा मोहन। ठीक, वैसे ही आप यहाँ पर दूसरे उदाहरण में देख सकते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हमारा क्या है, राम, पुस्तक नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, राम है, इसलिए यहाँ पर क्या है, कृतवाच्य है, जिसको हम कर्तावाच्य कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है, इसमें अधिकतर आप देखेंगे से और के द्वारा, है ना, से और के द्वारा, इन शब्दों का सबसे अधिक आपको प्रयोग इसमें मिलता है और इसमें कर्म की प्रधानता होती है। ठीक, अब इसके उदाहरण आप देखेंगे नीचे, मोहन के द्वारा खाना खाया जाता है। जो मैंने आपको बताया था कि से और के द्वारा, इन दोनों में से कोई भी शब्द आपको मिलेगा। ठीक, मोहन के द्वारा खाना खाया जाता। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या हो गया, खाना। मोहन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हमारा खाना। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा कर्मवाच्य हो गया। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, दूसरा है राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है ना, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पुस्तक यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि पुस्तक कोई और भी पढ़ सकता है ना, जरूरी नहीं है राम को ही पढ़ने के लिए दी जाए। ये पुस्तक जो है हमारी, ये कोई और भी पढ़ सकता है। ठीक, राम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर, पुस्तक। तो हमें यहाँ पर पुस्तक को देखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा कर्मवाच्य हो गया। अब आता है हमारा भाववाच्य। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा
भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? इसमें असमर्थता का बोध आपको मिलेगा, है ना, कि नहीं शब्द का तो प्रयोग मिलेगा ही आपको, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि व्यक्ति असमर्थ होता है ना, जैसे चला नहीं जाता है ना, इस तरीके की असमर्थता का भाव जहाँ पर हमें देखने को मिले वहाँ पर क्या होता है? भाववाच्य होता है। जो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, अधिकतर जगह पर आपको नहीं शब्द देखने को मिलेगा, है ना, वही असमर्थता का भाव यहाँ पर प्रकट होता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे ये देखिए, मोहन से खाना नहीं खाया जाता है ना, नहीं खाया जाता है, ये क्या है? असमर्थता का भाव प्रकट कर रहा है ना। सीता से चला नहीं जाता है ना, तो ये क्या है? ये यहाँ पर ये भी हमारा जो है असमर्थता का भाव प्रकट कर रहा है। दूसरा, शेर से दहाड़ा नहीं गया, ये यहाँ पर जो है हमारा असमर्थता का भाव प्रकट कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर दोनों की हम तुलना करें तो एक जो सबसे सही पहचान है वो ये है कि कर्मवाच्य में आपको से द्वारा शब्द का प्रयोग मिलेगा और भाववाच्य में आपको नहीं शब्द का या असमर्थता का भाव जो है उसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि कुछ वाक्य हमारे ऐसे होते हैं, है ना, जैसे कर्मचारी से सफाई करवाई जाए। अब इसमें आप क्या करेंगे? क्योंकि ना तो इसमें कर्ता है ना, ना कर्म का हमें पता चला, ना हमें भाव का पता चला, क्योंकि न तो उसमें से द्वारा का प्रयोग है, ना नहीं शब्द का प्रयोग है, और ना ही इसमें असमर्थता का प्रयोग किया गया है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है? क्योंकि अधिकतर YouTube चैनल पर हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन आगे की प्रतिक्रिया क्या है ये देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसके लिए आगे अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, जहां पर आपका अधिकार, स्वाभिमान और अहम भाव प्रकट किया जाए, ठीक है, क्या क्या? अधिकार, स्वाभिमान और अहम भाव, ये तीन चीजें जहां पर आपकी प्रकट की जाएं तो वहां पर क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। क्लियर है? जैसे नर्तकियों को नचाया जाए, तो यहां पर आप देखेंगे अधिकार, स्वाभिमान और अहम भाव जहां पर ये प्रकट होते हैं वहां पर हमारा होता है कर्मवाच्य। जैसे नर्तकियों को नचाया जाए, नर्तकी मीन्स जो नाचने वाली है उनको नचाया जाए, तो ये क्या है? अधिकार की बात हो रही है, हम आदेश दे रहे हैं किसी को। आदेश तभी दिया जाता है जब किसी का अधिकार हो। तो ठीक है, वैसे ही कर्मचारियों से सफाई कराई जाए ना। अब कर्मचारी जो है वो एक अधिकारी है, वो इनको आदेश दे रहा है। ठीक है, इस तरीके के और भी स्वाभिमान से संबंधित वाक्य हैं या अहंकार से संबंधित वाक्य हैं, उसमें भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और कई जगह पर एक होता है कि क्रिया में कर्ता जो होता है वो अज्ञात होता है ना। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि कर्मवाच्य में कई बार क्रिया का जो कर्ता होता है वो अज्ञात रहता है, पता ही नहीं होता है कौन है। जैसे गाना गाया गया, अब इसमें कर्ता तो है ही नहीं, है ना, क्रिया ही है, गाया और गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप वहां पर फौरन क्या लगा देंगे? कर्मवाच्य। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जब कर्ता, जो कर्ता है हमारा, अगर उसको प्रकट करने की आवश्यकता ही ना हो, हम बताना ही ना चाहें कि भाई इसमें कर्ता भी की ज़रूरत है या नहीं है, हम उसको छुपा लेना चाह रहे हैं। जब हम उसको छुपा लेना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी कर्मवाच्य का ही हमें प्रयोग करना होगा। जैसे साहित्यिक संगोष्ठी में कविता पढ़ी जाएगी, अब यहाँ पर कर्ता तो है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हम क्या करेंगे? उसको
हम कर्मवाच्य के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, जैसे साहित्यिक संगोष्ठी में कविता पढ़ी जाएगी तो इसमें कर्ता नहीं है, कर्ता को हमने छुपा दिया या उसको प्रकट करने की हमें ज़रूरत नहीं रही। ऐसे बहुत सारे वाक्य जो है वो हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर साहित्यिक संगोष्ठी में कविता पढ़ी गई तो इसमें कर्ता जब छुपा हुआ है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कर्मवाच्य ही होगा। क्लियर है। अब कुछ कानून से संबंधित होते हैं, है ना, जो कानूनी है, जैसे कानून का उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जहाँ कानून से संबंधित होते हैं, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कानून से संबंधित जो वाक्य हैं, है ना, वे क्या होते हैं, कर्मवाच्य होते हैं। ठीक है, क्लियर है। कानून से संबंधित जो वाक्य हैं हमारे, वो क्या हैं, कर्मवाच्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अब अगर कहीं पर गर्व या अधिकार की बात की जाए, मैंने ऊपर भी ये अधिकार दिया है, यहाँ पर गर्व की बात मैंने की है, या अधिकार की बात की जाए तो वहां पर भी आपका कर्मवाच्य ही होगा। ठीक है, क्या होगा, कर्मवाच्य। कहाँ पर, जहाँ पर हम अधिकार की या गर्व की बात करें वहाँ पर भी हमारा कर्मवाच्य ही होगा। जैसे मामलों की पूरी जांच हो, है ना, तो ये क्या है, अधिकार है, हर किसी का है, आपका हो, हमारा हो, है ना, हर कोई कहता है कि भाई जो भी प्रॉब्लम है उसकी जांच होनी चाहिए, तो ये सबको संविधान ने अधिकार दिया है। तो जहाँ पर आपके अधिकार से संबंधित या गर्व या घमंड से संबंधित जो भी आपको वाक्य मिलेंगे वो सब के सब कर्मवाच्य के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है। कौन कौन से, गर्व की, अधिकार की, कानून की, है ना, और स्वाभिमान और अहंकार। ठीक है, अधिकार, स्वाभिमान और अहम भाव, ठीक, कानूनी भाषा, गर्व, इनसे संबंधित जो भी वाक्य हैं वो सभी वाक्य आपके कर्मवाच्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक। अब आगे देखिए आप, प्रयोग के आधार पर भाववाच्य का प्रयोग निषेधात्मक वाक्यों में अधिक देखने को मिलता है। ठीक, जो हमारे भाववाच्य हैं वो नकारात्मक रूप में होंगे। हो सकता है कि कहीं कहीं पर आपको नहीं शब्द का प्रयोग ना मिले। ठीक है, नहीं शब्द ना मिले। ठीक है। अब अगर नहीं शब्द आपको नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में उसका मीनिंग अगर नकारात्मक है तो वहाँ पर भी वाक्य जो है वो भाववाच्य के अंतर्गत जाएगा। क्लियर है। दूसरा क्या है कि भाववाच्य में सकारात्मक वाक्य सहज प्रतीत नहीं होते हैं, आसान से नहीं लगते हैं। जैसे बच्चों से दौड़ा गया। ठीक, अब ये वाक्य क्या है, बच्चों से दौड़ा गया, ये सकारात्मक वाक्य है, लेकिन ये सामान्य नहीं लग रहा है। अब यही हमें पता नहीं चल रहा है कि हम किसी से पूछ रहे हैं या हम किसी को बता रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या देख सकते हैं ना, जो मैंने लिखा है ये सकारात्मक वाक्य जो है ना, वो सहज प्रतीत नहीं होते हैं, सामान्य से नहीं लगते, है ना। जो मैंने लिखा बच्चों से दौड़ा गया, हम पूछ रहे हैं या हम किसी को बता रहे हैं, ये चीज। दूसरा, लड़कियों से हंसा गया। ठीक, तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन मार्क है वही कि हमें बताया जा रहा है या हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो दो चीजें यहाँ पर आई आपको। पहला क्या है, प्रयोग के स्तर पर भाववाच्य का प्रयोग निषेधात्मक वाक्यों में देखने को मिलेगा, यानी कि जो नकारात्मक वाक्य है उनमें देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है कि जो हमारे सकारात्मक वाक्य हैं वो हमें सहज प्रतीत नहीं होंगे, एक सामान्य से नहीं लगेंगे। तीसरा इसकी जो पहचान है वो आप देख लीजिए, भाववाच्य में जब नहीं का प्रयोग ना हो
है ना, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि निषेधात्मक होंगे। नहीं शब्द का प्रयोग जरूरी नहीं है कि हमें हर जगह मिले। तो जब भाववाच्य में नहीं का प्रयोग ना हो, ये जो नहीं शब्द हमने लिखा है, अगर इसका प्रयोग ना हो तो मूल कर्ता जन सामान्य होता है, तो वहां पर भी आपका भाववाच्य ही होगा। ठीक, मूल कर्ता कैसा, सामान्य सा लगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है गर्मियों में छत पर सोया जाता है। अब यहाँ पर देखिए नहीं शब्द का प्रयोग नहीं है, ठीक, एक सामान्य वाक्य, लेकिन कर्ता के आधार पर, जो ये कर्ता है हमारा, इस कर्ता के आधार पर हमने इसको ले लिया कि ये हमारा भाववाच्य है। कर्ता एक सामान्य सा शब्द यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगला आप देखेंगे जहां पर अनुमति या आदेश, है ना, अनुमति या आदेश प्राप्त करने की स्थिति हो, वहां पर भी हमारा भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? कौन कौन से? अनुमति या आदेश का जहां पर प्रयोग किया जाए वहां पर हमारा भाववाच्य ही होता है। जैसे आप देख सकते हैं, अब यहां से चला जाए, है ना, ये अनुमति मांगी जा रही है ना, कि क्या अब हम यहां से चलें। जब हम किसी के घर पे बैठे होते हैं तो इस बात का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा है आपका यात्रा पर निकला जाए, ये भी एक अनुमति मांगी जा रही है। अब यहां से चला जाए, ये भी अनुमति मांगी जा रही है। थोड़ा सा देखिए आप, जब भाववाच्य की क्रिया, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत ही एक आसान ट्रिक है जो मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसको लिखा है। क्रिया सदा एक वचन अन्य पुरुष में ही रहती है। भाववाच्य की बात कर रहा हूं, है ना, भाववाच्य की क्रिया जो है सदा एक वचन और अन्य पुरुष में ही रहती है। ये सबसे बड़ी आपको यहाँ पर इसकी पहचान मिल जाएगी, है ना। उस पर कर्ता लिंग वचन पुरुष, ठीक है, कौन कौन से? कर्ता, लिंग, वचन, पुरुष, इनका इन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। आप समझ लीजिए, आप जब भी बताएं तो वाक्य को, तो वहां पर एक तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि क्या जो भाववाच्य है हमारा वो कर्ता, लिंग, वचन और कारक, ठीक है, क्या इनकी तरह से बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। अगर नहीं बदल रहा है तो आप समझ लीजिए कि वहां पर हमारा भाववाच्य है। क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने एक जो वॉच है उसकी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक आपको देने की कोशिश की है, और आगे भी हम आपको कुछ ट्रिक से संबंध से को लेकर के कुछ वाक्य आपको हम देंगे जिससे कि आप और इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। और आप हमारे अगर YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।